हिस्ट्री हो और क्वेश्चंस ना हो, सवाल ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। डियर फ्रेंड्स, आई हैव सम क्वेश्चन कि व्हाट इज अ रिफॉर्म। रिफॉर्म क्या चीज है? रूसो जैपनीज जो वॉर हुई 1904 में और एंड हुई 1905 में, इसका मिंटो मोले रिफॉर्म के साथ रिलेशनशिप क्या है? ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ये क्या हैं और इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है? किस किस्म के मेथड ऑफ इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया मिंटो मोले रिफॉर्म ने? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या चीज होती है? और फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसको कहा जाता है? क्या थे डिफेक्ट्स इन द मिंटो मोलर रिफॉर्म जो कि 1919 में जाके खत्म हो गया? ये डिफेक्ट्स की वजह से कौन से डिफेक्ट है? एक्ट और बिल में डिफरेंस क्या है? बहुत सारे क्वेश्चंस है। इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे आज हम इस लेक्चर में। उसके लिए यू हैव टू बी कनेक्टेड टिल द एंड। डोंट फॉरगेट टू गो आउट ऑफ द लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू LWK's चैनल। प्री पार्टीशन मोड ऑन, दिस इज एपिसोड 2। इससे पहले जनरली हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सी चीज़ों को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिंटो मोले रिफॉर्म को। 1909 में इंट्रोड्यूस हुआ, 1919 में यह खत्म हुआ। खत्म क्यों हुआ उसको भी देखेंगे आज। इंडियन काउंसिल एक्ट भी इसको कहा जाता है। वेलकम इन 5 लेक्चर सब स्लैम। देखें, हर चीज के होने के पीछे देयर आर सम सर्टेन रीजंस। सबब तो होते हैं हर किसी चीज के होने के। तो यहाँ पर मिंटो मोले रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके पीछे रीजंस क्या थे? बहुत सारे रीजन है, डिस्कस करते हैं इनको। 1800 यानी 1892 में एक एक्ट बना, जिस एक्ट से क्या कहूँ कि इंडियंस जो थे वो दे वर नॉट सेटिस्फाइड। उन्होंने कहा इसमें सम देयर सम सर्टेन गेप्स व्हिच आर टू बी फुलफिल्ड। तो वो उससे खुश नहीं थे, तो उन्होंने कहा कुछ नया एक्ट बनना चाहिए, देयर मस्ट बी सम सर्टेन न्यू रिफॉर्म। तो ये एक रीजन था कि मिंटो मोल रिफॉर्म को लाया गया। रूसो जैपनीज वॉर लगी 1904 में। रशिया सबसे ताकतवर, आज भी ताकतवर, उस वक्त भी ताकतवर था। मगर एक छोटा सा मुल्क जापान ने हमला किया, पूरी फ्लीट, रशिया की फ्लीट को तबाह। फ्लीट यानी बहरी निज़ाम, पानी का निज़ाम, उनकी उनकी बोट्स, शिप्स, उनकी यॉट्स, उनकी सबमरीन्स को तबाह किया जापान ने। तो ये मतलब एक व्हाट वी कैन से एक न्यू चीज़ थी टू द इंडियंस के एक छोटा सा मुल्क इतना कुछ कर सकता है। तो अर्ज फॉर ग्रेट पावर क्रिएट हुई इन इंडियंस के दरमियान कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें और इन ब्रिटिश से आज़ादी ना कहूँ कि हम जो है इन ब्रिटिश से कुछ अपने हुकूक लें। तो ये भी एक रीज़न था। और मैं आपको बताऊं कि इसी टाइम के दौरान यूके के अंदर लिबरल एक्सेशन टू पावर हो चुकी थी। यानी लिबरल एक पार्टी थी वहां पर जो कि गवर्नमेंट में आ गई, वो इलेक्शन जीती। लिबरल्स वो होते हैं जो कि चेंज को पसंद करते हैं। इनके अपोजिट होते हैं कंजर्वेटिव्स, जो कि कंजर्व होते हैं, जो कि चेंज को नहीं पसंद। जो लॉ चल रहा है बस ठीक है, वो जो कानून चल रहा है बस ठीक है, वो जो निज़ाम चल रहा है लेट इट गो, ऐसा ही बस उसको चलने दो। मगर लिबरल ऐसे नहीं होते, ये आते हैं तो रिफॉर्म साथ लाते हैं, नए कानून, नई स्टैब्लिशमेंट्स, नई सब चीज़ें। तो लिबरल्स की हुकूमत वहाँ पर आई तो एक नया, ये मतलब एक चांस हुआ कि दे मस्ट बी सम रिफॉर्म्स। और सबने सोचा कि अब रिफॉर्म्स बनेंगे, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मिंटो मोलर रिफॉर्म लाया गया। और लिबरल्स का ये भी कहना था कि परमानेंट अडलेसेंट जो इंडिया है, मतलब एक इमेच्योर इंडिया जो कि हमेशा इमेच्योर ही रहेगा, परमानेंट एडलेसेंट इंडिया, उससे थोड़ा क्या करो कि कोशिश करो कि इस पे ज़्यादा वक्त ना दो। तो ये भी एक लिबरल्स की थी। मगर वक्त के साथ ये चीज़ें ख़त्म इस तरह हुई कि कंजर्वेटिव्स की आगे जाके गवर्नमेंट आती है तो फिर ब्रिटिश का राज लगातार चलता रहता है। लिबरल्स का कहना था कि वापस आ जाओ, अगर ये वापस नहीं आते। चलो ये टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक ये कि लिबरल्स ने क्या किया, रिफॉर्म्स लाना शुरू किए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मसला था। सेपरेट इलेक्टोरेट, मुसलमानों ने कहा कि वी वांट सेपरेट इलेक्टोरेट। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, हमने इससे पहले वाले एक लेक्चर में अच्छे तरीके से डिस्कस किया। ऊपर मैंने लिंक दे दी है, उसको जाएं और चेक करें। शिमला डेप्यूटेशन, हाँ, 1906 में हुई। 1906 ये वही टाइम है जिसके अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बनाई गई। 35 मुस्लिम लीडर्स ने एक डेप्यूटेशन, एक वफ्द, यानी वफद को मैं कहूँ, एक ग्रुप जो है वो गया किसके पास? लॉर्ड मिंटो के पास, जो कि वाइस रॉय था, उनके पास गया कि वी वांट सेपरेट इलेक्टोरेट। बहुत सारी डिमांड थी, मगर उनमें से एक डिमांड ये भी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट, हमें एक नुमाइंदगी दी जाए, सेपरेट नुमाइंदगी। तो शिमला डेप्यूटेशन इसके लिए था। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? री यानी दोबारा, फॉर्म का मतलब होता है शक्ल देना, किसी चीज को बनाना, दोबारा किसी चीज को बनाना।
इसका मतलब है कि कोई चीज पहले बनी हुई है उसको हम दोबारा बनाने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिफॉर्म। 1892 में एक एक्ट था, उसको इन्होंने दोबारा बनाया, तो जो गैप्स स्पेसेस थे उनको फुलफिल किया। हाँ, ये जो लेफ्ट साइड पर है ये है लॉर्ड मिंटो, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, और ये राइट साइड पर सेक्रेटरी जॉन मोरले। सेक्रेटरी क्या होता है वो भी हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया है, उसको उसको जरूर चेक कीजिएगा। सेक्रेटरी में आपको बता दूं कि कनेक्ट करता है किसको, उस वक्त कनेक्ट करता था ब्रिटिश इंडिया को किसके साथ, यूके के साथ, इतना बस समझे। अब जॉन मोले ने 1904 में एक बिल प्रेजेंट किया है। बिल और एक्ट में डिफरेंस बताऊं। बिल देखें, पार्लियामेंट होती है जो कानून बनाती है। कोई जब कानून बनना होता है तो उस कानून के बनने से पहले आपको एक बिल पेश करना होता है कि दैट वी वांट टू मेक अ न्यू लॉ। उस बिल में ये होते हैं कि हम नया लॉ बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, कौन बनाना चाहते हैं, उससे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होंगे, आउटकम्स क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी। तो उसके लिए बिल पेश किया जाता है, फिर वोटिंग होती है। जब वोट सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत सारे वोट हो जाते हैं, तो फिर बिल कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में और फिर वो लॉ अप्लाई हो जाता है पूरी स्टेट पर, या कोई कॉलोनी है तो उसका। जॉन मोरले साहब ने 1904 में बिल प्रेजेंट किया यूके की पार्लियामेंट के अंदर, और फिर वो एक्ट बना। एक्ट पास इन 1999, जिसको कहा गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1999। तो मिंटो मोले रिफॉर्म का दूसरा नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट। मगर काउंसिल का मतलब क्या है? काउंसिल मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल जो के नॉमिनेट हुए हों या इलेक्ट हुए हों लॉज को बनाने के लिए। दैट्स कॉल्ड सिंपल, उसको हम कह सकते हैं कि दैट्स काउंसिल। भाई रीजन क्या था इस यूके के कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी यूके ने ये जो एक्ट बनाया, इंट्रोड्यूस किया, मिंटो मोले रिफॉर्म कहें जो आया, क्यों, एक्चुअल में इसका क्रक्स क्या है कि क्यों इसको बनाया गया? सिंपल, इंडियन की एजुटेशन बहुत ज्यादा हो चुकी थी, वो सेटिस्फाई नहीं थे, वो पावर चाह रहे थे। यूके ने उनको थोड़ा पावर दे दिया, बस उनको थोड़ा शेयर दे दिया कि चले हम तो वैसे ही रूल करें, थोड़ा शेयर आपको भी दे देते हैं, आप रूल करें, बस सिंपल इतना था। मिंटो मोले रिफॉर्म ने इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई किसकी, इंडियंस की, इन गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब जब ये मिंटो मोले रिफॉर्म आया तो इन तीन चीजों पर इफेक्ट पड़ा, इनमें रिफॉर्म आए, इनमें चेंजेस आई। सबसे पहले एग्जेक्टिव को देख लेते हैं। 1892 का जो एक्ट था उसके अंदर टोटल 6 मेंबर से एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई? एक ऐसी ब्रांच जो लॉ को इंप्लीमेंट करे, जो लॉ को इन्फोर्स करे, हम उसको एग्जेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस जो है, दैट्स कॉल्ड एग्जेक्टिव, हम कह सकते हैं। 1892 में जो एक्ट था उसके अंदर 6 मेंबर थे एग्जेक्टिव के अंदर। अब ये जो रिफॉर्म आया इसके अंदर भी 6 मेंबर ही थे, मगर एक इंडियन को ऐड किया गया, यानी अब 7 नहीं हुए हैं, 6 ही, बस उसके अंदर एक इंडियन को लाया गया। लॉ मेंबर था वो, और उसका सबसे पहला जो लॉ मेंबर इन्होंने लाया वो था SPS सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। तो ये मुसलमानों ने यहाँ पर चाहा कि 2 मेंबर्स एग्जेक्टिव के अंदर आए, एटलीस्ट हमारा एक मुसलमान तो हो, मगर ये डिमांड पूरी ना हो सकी, ये अरमान अधूरे ही रह गए। जुडिशरी में कोई भी रिफॉर्म नहीं आया, क्योंकि हमेशा ये कानून रहा है ब्रिटिश का कि फैसले तो हमेशा उन्होंने किए, वही करेंगे, हम तो बस वैसे ही चले। एक मुल्क के अंदर, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर चेंजेस क्या है देखें। एक मुल्क के अंदर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को देख लें, उसके अंदर एक होती है सेंट्रल पार्लियामेंट जो पूरे मुल्क के लिए यकसा कानून, साइमल्टेनियस कानून बनाती है। दूसरी होती है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो कि हर सूबे के अंदर होती है, ठीक है। उस वक्त भी ऐसा था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और हर सूबे की अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। टोटल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीटें थी 60, जिसके अंदर 33 ऑफिशियल थे और 27 नॉन ऑफिशियल थे। ऑफिशियल का मतलब होता है ब्रिटिशर्स, चाहे वो रिटायर्ड हों, आर्मी के मेंबर्स हों, या कोई किसी मिनिस्ट्री से हो, किसी मतलब ब्रिटिशर्स होते हैं, वो होंगे ऑफिशियल्स। नॉन ऑफिशियल यानी हमारे बेचारे इंडियंस, ये थे नॉन ऑफिशियल। ये जो 33 1892 एक्ट में इनकी तादाद 33 थी ऑफिशियल्स की, और इस रिफॉर्म में भी इनकी तादाद मेंटेन रखी गई, ये 33 ही हैं, मगर नॉन ऑफिशियल्स की तादाद को बढ़ाया गया, 27 किया गया। अब इन 27 में से भी 6 सीटें मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दी गई कि मुसलमान यहाँ पर आए हैं, बस मुसलमान आएंगे, मुसलमान सिर्फ मुसलमान ही होंगे और सिर्फ मुसलमानों को ही वोट दिया जाएगा। 6 मेंबर मुसलमान आए, ठीक है। बाकी 21 जो सीटें थी ये थी इंडियंस के लिए, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये थी इंडियंस के लिए। इसका मतलब है इंडियंस में तो मुसलमान भी आ गए, इसका मतलब है यहाँ पर भी मुसलमान आ सकते हैं अगर वो इलेक्ट हो जाएं, तो मुसलमान हर तरफ आ रहे बच्चे। चले, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी को यहाँ पर कम किया गया, गिवन अप सिंपल।
थोड़ी चेंजेस यहाँ पर भी की गई, क्या कि ऑफिशियल मेजोरिटी को कम किया गया, यानी इसकी मेजोरिटी कम हुई तो मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर यहाँ पर थोड़े कुछ हद तक बढ़ाए गए। ठीक है। उसके अलावा ये भी पावर्स दी गई कि काउंसिल जो है वो एग्जेक्टिव अगर कोई भी काम करती है, किसकी पकड़ती है एफआईआर वगैरह, कोई भी काम अगर एग्जेक्टिव काउंसिल करती है तो उसके अगेंस्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो क्वेश्चन भी कर सकती है कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम्हें किसने ये पावर दी, तुमने ये क्या किया है, उसका जवाब दो। तो ये पावर दी गई थी। याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स, मिंटो मोले रिफॉर्म को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, क्योंकि एक कम्युनिटी को उसने रिप्रेजेंटेशन दी जो कि थी मुसलमान। मुसलमानों को एक अलग जो नुमाइंदगी दी गई, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का फादर था लॉर्ड मिंटो, जो कि वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया था। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं, इसलिए कि एक कम्युनिटी को इन्होंने एक जो है वो तरजीह दी। इलेक्शन का मेथड था इनडायरेक्ट इलेक्शन। पाकिस्तान के अंदर भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है, मगर थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा तो नहीं बहुत फर्क है, कि हमारे जो लोग पीपल हैं ये एमपीए को भी वोट देते हैं और एमएनए को भी वोट देते हैं। एमपीए जाते हैं प्रोविंशियल असेंबली में, एमएनए जाते हैं नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली से फिर एमएनए जो इलेक्ट करते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर को। मगर वहां पर ऐसा नहीं था, वहां क्या था, पीपल इलेक्ट कर रहे हैं लोकल बॉडीज को, हमारे काउंसलर्स उनको। अब ये लोकल बॉडीज यानी काउंसलर जो चेयरमैन ये हो गए, ये इलेक्ट कर रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेजेस के मेंबर को, और फिर ये मेंबर्स इलेक्ट कर रहे हैं मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, हम कह सकते हैं इस वक्त के एमपीएस। इनको इलेक्ट कौन कर रहा है, इलेक्टोरल कॉलेजेस के मेंबर। और ये आखिर में इलेक्ट करें इंपेरियल लेजिस्लेचर। इंपेरियल लेजिस्लेचर सेंट्रल लेजिस्लेचर को कहा जाता है। बाय दिस रिफॉर्म मुस्लिम्स वर कंसीडर्ड अ सेपरेट नेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी तो इसका मतलब है अब मुसलमानों को एक अलग नेशन समझा गया इसके अंदर। अब डिफेक्ट्स को देखते हैं कि इसमें डिफेक्ट्स क्या थे, मिंटो मोले रिफॉर्म के डिफेक्ट्स क्या थे। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म था पाकिस्तान के अंदर, फॉर बताओ, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, दूसरी उसका उसका उसके साथ उसका एक कैबिनेट होता है जो वो बनाता है। कैबिनेट के पास दे आर सम सर्टेन पावर्स कि वो एडवाइजेस देते हैं, जो भी फंक्शन उनको दिए जाते हैं। अब वहां पर भी वो जो रिफॉर्म आया था ब्रिटिश इंडिया में 1909 में, वो भी एक पार्लियामेंट्री रिफॉर्म था। वहां पर वाइस रॉय थे हेड, उसका जो कैबिनेट कहें तो वो काउंसिल से। अब काउंसिल के पास पावर कोई नहीं थे, बस वो बेचारे वैसे ही बैठे थे। यहाँ पर हमारे यहाँ कैबिनेट के पास पावर है, मगर उस वक्त काउंसिल को कोई पावर नहीं दिए गए। भले वो सेपरेट इलेक्टोरेट के तौर मुसलमान भी आए हों, मगर कोई उनको फायदा नहीं हो रहा था कि दे हैड नो एनी पावर। तो इससे इफेक्ट पड़ा, ये इट वाज अ डिफेक्ट इन मिंटो मोले रिफॉर्म। हिंदू जो है वो बड़े नाराज थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दिया गया, और 1905 में बंगाल को पार्टीशन किया गया, अलग किया गया, तो उससे मुस्लिम हिंदू जो है बड़े नाराज थे भाई। ये भी एक मसला था। डिमांड जो मुस्लिम की थी एग्जेक्टिव काउंसिल में, उन्होंने कहा था ना कि 6 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स एटलीस्ट, 2 मेंबर्स रखो और एटलीस्ट एक मुसलमान तो हो। ये डिमांड इनकी पूरी ना हो सकी, यहाँ पे मुसलमान जो है वो नाराज थे। और फिर ये जो 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, वो हिंदुओं की कंटेंशन नाराजगी की वजह से 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म करके अनल कर दिया इसको, और बंगाल को फिर से मिलाया गया। अब यहाँ पर मुसलमान नाराज हो गए, ये भी एक मसला था। हिंदू इस वजह से नाराज थे कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी गई है मुसलमानों को, मुसलमानों को आप ज़्यादा तरजीह दे रहे हो, हमें इस सब कॉन्टिनेंट में इतने हिंदू हैं, अब हम हिंदुओं का क्या होगा। ये भी एक मसला था, हिंदू नाराज हुए। अडल्ट सफरेज के बारे में बताऊं कि अडल्ट सफरेज का मतलब होता है आप 18 साल के हो, आपको राइट दिया जाए कि आप वोट करो, जिसको तुम चाहो तो वोट करो। अडल्ट सफरेज को कहा जाता है। वहां पर अडल्ट सफरेज नहीं था, मतलब अडल्ट सफरेज सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों को दिया गया, किसको, वो जो एजुकेटेड हैं, जिसके पास प्रॉपर्टी है एक्सेट्रा। तो ये भी एक मसला था, इसकी वजह से भी रिफॉर्म पर इफेक्ट पड़ा। डिफरेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंक्लूजन को, कि हमने क्या सीखा आज, हमने क्या पढ़ा आज, रीजंस बिहाइंड रिफॉर्म क्या थे, क्यों उस रिफॉर्म को लाया गया, हमने ये पढ़ा। एक्ट वर्सेस बिल में डिफरेंस क्या था ये देखा। रिफॉर्म्स इन एग्जीक्यूटिव जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हमने ये पढ़ा। इलेक्शन के मेथड जो कि इनडायरेक्ट था वो आज हमने डिस्कस किया। रिफॉर्म्स में डिफेक्ट क्या थे जिसकी वजह से आगे इसको खत्म होना पड़ा 1919 में। तो आज इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आर दिस वीडियो एंड चैनल। बहुत खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।